Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm a corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें सीलिंग प्लास्टरिंग और वॉल प्लास्टरिंग और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग को करना है और किस तरह से क्या रेशियो हमें मेंटेन करना है, किस तरह से हमें मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है, हर एक चीज को हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे. सो प्लास्टरिंग इज डन विद द सीमेंट एंड सैंड with a ratio of 1:4, 1:5 और 1:6. इसके साथ हम पानी भी मिलाएंगे, पर मेन जो होता है दैट इज सीमेंट एंड सैंड विद द रेशियो ऑफ 1:4. हम कभी भी 1:5 या 1:6 को हम मेंटेन कर सकते हैं. बिफोर द प्लास्टरिंग इज डन, बुल मार्किंग एंड हैकिंग ऑफ द सरफेस विल बी डन सो हैज टू गेट अ प्रॉपर लेवल एंड रफ सरफेसेस. अब ये बुल मार्क क्या है मैं आगे आपको दिखा दूंगा. व्हाट इज बुल मार्क? एनी हाउ आप यहाँ पे देख सकते हो ना, जैसे एक मार्क यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ मार्किंग है. सो दिस इज कॉल्ड एज बुल मार्क. ये जो बुल मार्क होता है हमें एक रेफरेंस लेवल दिया. अब देखो, मान लो आपने बुल मार्क नहीं किया, अगर आप इसके ऊपर प्लास्टरिंग करोगे तो क्या होगा, थोड़ा बाहर निकलेगा, थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा ना, एक लेवल सरफेस नहीं मिलेगा. इसलिए हम इस तरह से एक रेफरेंस लगा देंगे विच इज कॉल्ड एज बुल मार्क. इनसाइड प्लास्टरिंग विल बी यूजुअली 1:6 एंड आउटसाइड प्लास्टरिंग विल बी यूजुअली 1:4. अब ये देखो, ये कोई कांस्टेंट नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनसाइड प्लास्टरिंग हम जो करते हैं हम इसको 1:6 रेशियो को फॉलो करेंगे और जो बाहर वाला प्लास्टरिंग होगा 1:4 करेंगे. क्यों इस तरह से करते हैं हम लोग? क्योंकि जो बाहर वाला प्लास्टरिंग होता है उसमें क्या होगा, इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, फिर पानी, धूल, इस तरह से हर एक चीज को एक्सपोज होगा. तो वहां पे हमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए. अगर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना है, जो हम 1 इज सीमेंट, ये जो 4 है सैंड, तो सैंड को हम कम लगाएंगे. अगर सीमेंट और सैंड को हम इस तरह से करेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. तो इनसाइड प्लास्टरिंग में क्या होगा, क्योंकि अंदर की तरफ फिर रहेगा वो सरफेस, तो वहां पे ज्यादा कोई सनलाइट, पानी का कांटेक्ट बहुत कम रहेगा उस प्लास्टरिंग सरफेस के ऊपर. तो हमें स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंटरनल प्लास्टरिंग में हमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं चाहिए. इसलिए हम यहाँ पे रेशियो करेंगे 1:6, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट फिर 6 पार्ट ऑफ सैंड. मतलब 6 पार्ट का मतलब है 6 बार हम सैंड डालेंगे. तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ घटेगा ना. यहाँ पे बस 4 बार ही हम लोग सैंड डाल रहे हैं, पर यहाँ पे 6 बार डाल रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे जैसे सैंड क्या है, सैंड एक अडल्ट्रेंट है, तो जैसे जैसे सैंड का अमाउंट बढ़ेगा वो स्ट्रेंथ कम होगा. तो इसलिए हम यूजुअली क्या करते हैं, बाहर वाले, देखो रेशियो तो डिपेंड करेगा, पर कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर वाला जो प्लास्टरिंग होगा तो हम उसको ज्यादा मजबूत बनाएंगे कंपेयर टू द इनसाइड प्लास्टरिंग. ओके, या सीलिंग प्लास्टरिंग विल बी डन फर्स्ट फॉलोड बाय वॉल प्लास्टरिंग. कभी भी याद रखना, सीलिंग मतलब जो छत का जो प्लास्टरिंग होता है उसको हम फर्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो वॉल का प्लास्टरिंग होगा उसको हम बाद में करेंगे. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज बुल मार्क. तो ये वाला एक प्लास्टरिंग का सरफेस है, तो हम इस तरह से एक बुल मार्क को बनाएंगे. जैसे हम दिखा देंगे आपको, इस तरह से एक बुल मार्क एक यहाँ पे, दूसरा एक बुल मार्क यहाँ पे हम बनाएंगे, राइट. और इसी तरह से नेक्स्ट बुल मार्क हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे बुल मार्क. तो इस तरह से पूरे दीवार के ऊपर हम इस तरह से बुल मार्क बनाएंगे. और ये जो बुल मार्क जो थिकनेस होगा मैं यहाँ पे लिख लूंगा, आई विल राइट इट हियर. उसको हमें रखना है 12 से 15 mm. जो बुल मार्क का थिकनेस होगा ना, 12 से 15 mm का थिकनेस होगा. और आपको ये ना, ये 1.2 से 1.5 मीटर से या 2 मीटर के दूरी पे आपको इसको लगाना. जैसे इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा ना, ये आपको 1.2 से 1.5 या 2 मीटर पे आप रख सकते हो. वो डिपेंड करेगा आपके पास जो फ्लोटर होता है वो कितना बड़ा है. तो इस तरह से हमें हमें हर एक चीज पे इस तरह से बुल मार्क को हमें लगाना है. सो दिस हाउ अ बुल मार्क हैज टू बी अरेंज्ड. अब एक बार बुल मार्क को अरेंज करने के बाद फिर इसके बाद जब हम प्लास्टरिंग करेंगे दैट विल बी इजी फॉर अस टू डू द प्लास्टरिंग. तो उसके आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है बुल मार्क, फिर तीसरा बुल मार्क यहाँ पे, फिर एक और बुल मार्क यहाँ पे. तो इस तरह से हम बुल मार्क को अरेंज करेंगे. फिर इसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग को स्टार्ट करेंगे, ताकि हम क्या करेंगे, एक लेवल सरफेस हम लगा सकते हैं, वी गेट अ प्रॉपर सरफेस. सो फाइनली इस तरह से बुल मार्क करने के बाद ना, हम इस तरह से 1 by 1 प्लास्टरिंग करेंगे. दिस इज अ फ्लोटर व्हाट वी हैव. विद हेल्प ऑफ दिस हम इसको सही से एक लेवल सरफेस देंगे और इस तरह से हम इसका प्लास्टरिंग करेंगे. या अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्लास्टरिंग क्या होता है. सो प्लास्टरिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ थिन प्लास्टिक कवरिंग दैट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अ वॉल एंड अ सीलिंग. फर्स्ट पॉइंट है.
सेकेंड क्या है, द प्लास्टरिंग रिमूव्स द अनइवननेस ऑफ द सर्फेस एंड समटाइम्स द प्लास्टरिंग इज यूज्ड टू डेवलप द डेकोरेटिव इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज एक अच्छा प्लास्टर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट इज इट शुड एडर टू द बैकग्राउंड एंड शुड रिमेन एडर ड्यूरिंग ऑल वेरिएशंस ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। जो भी हम प्लास्टरिंग करते उसको सही से दीवार के ऊपर रहना चाहिए, और जब भी चेंज इन द क्लाइमेट होता है, जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है, जैसे मान लो बारिश के टाइम में या गर्मी के टाइम में या मान लो विंटर के टाइम में, प्लास्टर को अपना जो नेचर है उसको चेंज नहीं करना है। सो दैट इज द रीजन should remain adhered during all variations of the climatic changes. It should be cheap and economical. It should be hard and durable. फिर it should be possible to apply it during all the weather conditions. So these are the few requirements of the good plaster. It should effectively check the entry or penetration of the moisture from the surface, right? तो इस तरह से एक रिक्वायरमेंट्स होते हैं गुड प्लास्टर के। अब हमें क्या क्या हमें ये टूल्स चाहिए प्लास्टरिंग करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिक ट्रोवेल। इसको टोवेल नहीं है, इसको ट्रोवेल करना है। So make this as trowel, TROW, big brick trowel. Okay. Next is this is called as margin trowel. फिर इसको हम बोलते हैं गेजिंग ट्रोवेल, इसको फिर से ट्रोवेल करना। फिर इसको हम बोलते हैं मेटल फ्लोट, दिस इज कॉल्ड एज वुडन फ्लोट। दिस इज एंजल ट्रोवेल। फिर ये आपका वी नो दिस इज कॉल्ड एज प्लम बॉब। फिर एक राइट एंगल स्केल होता है जो हमें 90 डिग्री एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। फिर एक होता है लाइन दोरी, मेजरिंग टेप, एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम चैनल, राइट। या तो इसी तरह से सेम चीज यहाँ पे भी है। दिस इज बुल नोस्ट, जैसे यहाँ पे देखो इसका जो नोज होता है बुल जैसा है, सो दिस इज कॉल्ड एज बुल नोस्ट। फिर दिस इज अ पॉइंटेड वन, दिस इज मेटल फ्लोट, दिस इज वुडन फ्लोट, और दिस इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग रूल। सो नेक्स्ट एक बार यहाँ पे होने के बाद एक बार हमने क्या किया, सीलिंग प्लास्टरिंग हमें फर्स्ट करने, फिर हमें वॉल प्लास्टरिंग करने। अब करने का मेथोडोलॉजी मैं आप आगे समझा दूंगा, पर आपको कभी भी याद रखना है सीलिंग प्लास्टरिंग के बाद ही वॉल प्लास्टरिंग होगा। फिर हम चलेंगे आउटसाइड प्लास्टरिंग पे। अब ये वाला चीज है आउटसाइड प्लास्टरिंग, हम इस तरह से करेंगे। जब भी हम आउटसाइड प्लास्टरिंग करेंगे इस तरह से हमें स्कैफोल्डिंग को अरेंज करना है। अब बड़े बड़े कंपनी में आपको याद है जब भी हम स्कैफोल्डिंग को अरेंज करेंगे इसको सही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अरेंज करना है। एक बार आपने इसको अरेंज करने के बाद जो सेफ्टी इंजीनियर होगा वो आके एक बार चेक करेगा कि आपने जो स्कैफोल्डिंग यहाँ पे किया है सही है या नहीं है। एक बार अगर सब कुछ ठीक है तो अप्रूवल देगा कि सही है, और उसके बाद आप इसका प्लास्टरिंग स्टार्ट करोगे। आप आजकल यहाँ पे लोग क्या करें, दिस इज कॉल्ड एज गुनीटिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टक्रीट। दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टक्रीट। शॉर्टक्रीट में क्या होगा, हम क्या करेंगे इस तरह से पाइप के थ्रू विथ प्रेशर हम कंक्रीट को इस हम जो मोर्टार होगा ना इस तरह से हम स्प्रे करेंगे अपने वॉल के ऊपर। सो दिस इज कॉल्ड एज शॉर्टक्रीट। So after the completion of the first coat of external plaster which is called as guneating. ओके तो आप देख सकते, सॉरी ये वाला चीज गुनीटिंग है, नॉट शॉर्टक्रीट, दिस इज कॉल्ड एज गुनीटिंग। ओके मैंने गलत बोल दिया वहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज गुनीटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हम लगा देंगे। ओके मोर्टारी है तो विथ बट बहुत प्रेशर के साथ हम इसको लगा देंगे, सो दैट व्हाट विल हैपन यहाँ से चिपक जाएगा इस वॉल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम आजकल भी हम कर सकते हैं, पर वो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में ही करते। छोटे मोटे में हम क्या करेंगे, मेसन इस तरह से यूज सब यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल विद हेल्प ऑफ ट्रवेल हम क्या करेंगे इस तरह से प्लास्टरिंग को करेंगे। या सो यू कैन सी इस तरह से हमने प्लास्टरिंग किया। फिर यहाँ पे भी आपको सेम वही चीज मेंटेन करना है कि आपको बुल मार्क फर्स्ट लगाना है, बुल मार्क लगाने के बाद आपको प्लास्टरिंग करना है। और यूजुअली याद रखना आउटसाइड प्लास्टरिंग 1:4 के आसपास हम रेशियो रख के हम इसका प्लास्टरिंग करेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस तरह से हमने देखो यहाँ पे कोई गुनीटिंग नहीं किया, इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया स्कैफोल्डिंग का। फिर मेसन क्या करेगा इस तरह से प्लास्टरिंग करेगा। अब इसके बाद हम अभी क्या करेंगे, हम एक मेथोडोलॉजी देखेंगे कि मेथोडोलॉजी के हिसाब से किस तरह से हमें करना है, राइट। सो लेट मी शो यू द मेथोडोलॉजी। सो मेथोडोलॉजी में क्या होगा, देखो फर्स्ट इज क्लीन द सरफेस एंड रिमूव एनी डस्ट, contaminated materials or any other loose materials and substances that may impair the work. At the junction of all RCC and masonry work, chicken mesh needs to be used for the plastering of 100 mm width. तो ये मैं आपको चिकन मेश क्या आगे समझा दूंगा, एनी हाउ मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगा। अगले वाला लेक्चर में वही चीज हम देखने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे भी ब्रिक वर्क है, राइट, पर बीच में कॉलम है ना, तो इसके बीच में जब हम प्लास्टरिंग करेंगे हम इस तरह से चिकन मेश को लगाना है, दिस इज कॉल्ड एज चिकन मेश। चिकन मेश लगाने के बाद हमें प्लास्टरिंग करना है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक कॉलम है और यहाँ पे ब्रिक वर्क है। हमने क्या किया, इस तरह से हमने चिकन मेश को लगा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज चिकन मेश। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है
At the junction of all RCC and masonry work, chicken mesh needs to be used for plastering of 100 mm width. Prepare the level blocks from top to bottom with a distance of 1.5 to 2 meter as suitable. देखो, prepare the level block मतलब जो बुल मार्क मैंने आपको समझाया था, I'll show it again. This is called as bull mark. This is called as bull mark. Okay. इस तरह से आपको बुल मार्क को अरेंज करना है. 1.5 से 2 मीटर के बीच में यहाँ पे लिखा है, तो डिपेंड करेगा, आप 1.5 से 2 मीटर के बीच में आप इसको लगा सकते, जैसे मैंने आपको समझाया. Mix the ingredients in the required proportion and use the required quantity of water. Do not add extra water and do not allow the cement slurry to wash out. All the plaster must be prepared for the cement plaster of 1:4 लिखा है यहाँ पे. That is 1 part of cement, 4 parts of sand, using sufficient water to produce a workable consistency. After adding of all the ingredients, the plaster must be mixed for a few minutes until uniformity is obtained. Plaster should not be used within 1.5 hours, must be discarded. मतलब जब एक बार आप सीमेंट मोर्टार को बनाओगे, 1.5 घंटे के अंदर आपको उसको खत्म करना है. 1.5 घंटे के बाद हम उसको यूज नहीं करना है, हमें उसको फेंकना है. इसलिए जितना हमारा काम होगा आज का, या मान लो अगले 1 घंटे में, बस उतना ही हमें मोटर को रेडी करना है. अब ऐसा नहीं कि मान लो आपको सुबह से शाम तक काम करना है, ऐसा नहीं कि सारे मोटर को आप अभी बना के रखोगे. जैसे 1 घंटे के लिए कितना चाहिए उतना मोटर हम बना के रखेंगे, फिर जैसे वो खत्म होगा फिर हम बनाएंगे. तो इसलिए ये सारे मेथडोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू. फॉर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, 18 mm thick cement plaster must be applied in 2 layers. एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, जो बाहर वाला प्लास्टरिंग हम करेंगे ना, वहां पे हमें क्या 18 mm थिकनेस का प्लास्टर हमें यूज करना है, 2 कोट में उसको लगाना है. और जो इंटरनल प्लास्टरिंग होता है, हमें वहां पे 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टर मस्ट बी अप्लाई इन 2 layers. 6 mm और 6 mm का 2 लेयर में हम इंटरनल प्लास्टरिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट. और एक्सटर्नल प्लास्टरिंग 10 mm या 8 mm का 2 लेयर में हम इसका प्लास्टरिंग कर सकते हैं. द अप्लाइड प्लास्टर मस्ट बी स्मूथ एज पॉसिबल एंड ट्रेवल्ड. ईच प्लास्टर coat shall be applied to an entire wall or a ceiling panel without interruption to avoid cold joints and abrupt changes in the uniform appearance of the succeeding coats, right. तो कुछ नहीं, बस सिंपल चीज है कि जब आप इसको प्लास्टरिंग करोगे आपको सही से करना है. अब जैसे हम प्लास्टरिंग करेंगे, वी शुड गेट अ स्मूथ सरफेस, इसका मतलब यही है. इन अ रूम प्लास्टरिंग वर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको कभी भी याद रखना है. या इन अ रूम इन अ रूम प्लास्टरिंग वर्क शुड स्टार्ट फ्रॉम सीलिंग. कभी भी याद रखो, जब भी कोई भी रूम में हमें प्लास्टरिंग करना है, फर्स्ट हम प्लास्टरिंग करेंगे छत के ऊपर, दैट इज सीलिंग, एंड देन मस्ट बी प्रोसीड विद द वॉल. फर्स्ट हम क्या करेंगे, सीलिंग पे. सीलिंग होने के बाद हम दीवार के ऊपर करेंगे. प्लास्टर शुड नॉट डिविएट मोर देन +or -3 mm in a finished plaster surface. Clean and neat finish needs to be provided at all the corner of the window, door, column, etc. with a rich mix of mortar. Diagonals need to be checked in case of windows, and width needs to be सेम फॉर ऑल द 4 साइड्स, राइट. विच इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जब भी हम प्लास्टरिंग करेंगे, छत का फर्स्ट करेंगे दैट इज सीलिंग, फिर वॉल का करेंगे. क्यों इस तरह से करेंगे, देखो उसमें 2 रीजन है. फर्स्ट रीजन क्या है कि हमें एक प्रॉपर एरिया मिलेगा. फर्स्ट थिंग इज विल गेट अ प्रॉपर एरिया, क्योंकि जब छत का हो जाएगा एक प्रॉपर, आपको एक स्क्वायर जैसा छत मिलेगा. विथ रेस्पेक्ट टू दैट हम क्या करेंगे, वॉल का बना सकते हैं. दिस इज फर्स्ट रीजन. सेकंड क्या होगा, जब हम सीलिंग प्लास्टरिंग, सीलिंग मतलब जो छत होता है उसको हम सीलिंग प्लास्टरिंग करेंगे. जब प्लास्टरिंग करते टाइम क्या होगा, जो मोर्टार नीचे गिरेगा, मोर्टार विल फॉल, मोर्टार विल फॉल, मोर्टार विल नीचे गिरेगा. जब वो नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वॉल के ऊपर गिरने का भी चांसेस होगा. तो अगर हमने वॉल का प्लास्टरिंग किया फर्स्ट और फिर हमने सीलिंग का किया, तो क्या होगा, पूरा खराब हो जाएगा वॉल का प्लास्टरिंग. इसलिए हम फर्स्ट सीलिंग का करेंगे. और सीलिंग का प्लास्टरिंग जब हम करेंगे तो मोटा तो नीचे गिरेगा, जब गिरेगा तो वॉल के ऊपर भी गिरेगा. क्योंकि हमने वॉल का किया नहीं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर आपने वॉल का किया और बाद में आपने अगर सीलिंग का किया, जब सीलिंग के करते टाइम क्या होगा, वो जो मोर्टार होगा आपके वॉल के ऊपर गिरेगा, फिर वो खराब हो जाएगा जो अपने वॉल का प्लास्टरिंग किया. दिस आर द 2 रीजंस. हम क्या करते हैं, कभी भी सीलिंग का फर्स्ट करेंगे. फर्स्ट रीजन इज एक प्रॉपर आपको एक स्क्वायर जैसा शेप मिलेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू दैट हम अपना वॉल का अलाइनमेंट कर सकते हैं. सेकेंड रीजन, जब हम मोटर को लगाते वॉल के ऊपर गिरेगा, इसीलिए हम सीलिंग का फर्स्ट करेंगे, राइट. या दिस आर द 2 रीजंस, ये 2 रीजन है. फिर इसके बाद सफिशिएंट क्यूरिंग नीड्स टू बी डन बाय स्प्रेइंग द वाटर. जब भी हम प्लास्टरिंग करते, कोई भी चीज हम जब भी सीमेंट यूज करके कुछ भी करते हैं, हमें क्यूरिंग करना है. और यहाँ पे भी आपको 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है, राइट. 7 days क्यूरिंग इज इनफ. या अब इसके बाद देखो यहाँ पे चेकलिस्ट अभी क्या क्या होगा. सो फर्स्ट इज चेकलिस्ट फॉर प्लास्टरिंग वर्क. इज द मेथड स्टेटमेंट अवेलेबल एंड वर्क प्लान अकॉर्डिंगली. यस.
आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल एट द साइट। अब ये टूल्स क्या है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था टूल्स, तो ये सारे टूल्स है, दिस आर द टूल्स फॉर मी फॉर द प्लास्टरिंग वर्क। ये सारी चीज अवेलेबल है या नहीं है मेसन के पास, हर एक चीज अवेलेबल है, सही है। वेदर ऑल द कटआउट शाफ्ट ओपनिंग सील पोजीशंस लेवल आर हैज पर द ड्राइंग और नॉट। ऑलरेडी हमने देखा है कि सील का लेवल कितना हो गया, 900 mm हमें रखना है, हर एक चीज अपना सही रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम करेंगे। इज अ मिनिमम 7 days गैप मेंटेन बिटवीन द मैसनरी और आरसीसी एंड द प्लास्टर। मतलब अगर आपने ब्रिक वर्क आज किया तो आपको 7 दिन के बाद प्लास्टरिंग करना है। तो दिस इज द रूल व्हाट वी डू इन द मोस्ट ऑफ द कंपनी, इज द मिनिमम 7 days गैप मेंटेन बिटवीन मैसनरी और आरसीसी एंड प्लास्टर। ओके, समझ गए। अगर जैसे मान लो आज आपने ब्रिक वर्क किया, 7 दिन के बाद आप इसका प्लास्टरिंग स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आज आपने ब्रिक वर्क किया तो तुरंत 3 दिन के बाद आप नहीं करो। क्यों 7 दिन करना है? क्योंकि 7 दिन आपका ब्रिक वर्क का मैसनरी का क्यूरिंग करना है ना, क्यूरिंग होने के बाद ही हम प्लास्टरिंग करेंगे, तो इसलिए 7 दिन रखेंगे। इज द मिक्सर मशीन एंड स्पेसिफाइड ग्रेड ऑफ सीमेंट अवेलेबल, दैट इज ऑल्सो ओके। फिर इज द सिल्ट कंटेंट शुड बी लेस देन 3% बाय वेट और 8% बाय वॉल्यूम एंड फाइनेस्ट मॉड्यूलस। इस सैंड के बारे में जो सारे टेस्टिंग, जब क्योंकि हम मोर्टार में सीमेंट और सैंड यूज करेंगे ना, हमें सीमेंट का क्वालिटी भी देखना है। सैंड जो हम यूज करेंगे उसका जो फाइनेस्ट मॉड्यूलस 2.6 से 2.9 हमें रखना है। फिर उसका जो सिल्ट का कंटेंट होगा उसको भी हमें चेक करना है। whether the availability of the mortar trays at the respective floor ensured। मतलब जब हम मोर्टार को बनाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें जमीन पे लगा के उस मोर्टार को बनाना है, हमें एक स्टील का प्लेट को हमें नीचे बिछाना है और उसके ऊपर हमें मोर्टार को रेडी करना है। तो मोर्टार ट्रे का मतलब एक स्टील प्लेट इस तरह से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से एक स्टील प्लेट को बनाएंगे इस तरह से। ओके, और स्टील प्लेट के ऊपर ही हम क्या करेंगे, अपने जो भी सीमेंट मोर्टार को इसके ऊपर हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, या फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इज द विंडो सब फ्रेम फिक्स्ड एंड टॉप कोर्स ऑफ मैसनरी पैक्ड एज स्पेसिफाइड। हाँ, विंडो हमने ऑलरेडी हमने विंडो फ्रेम को फिक्स किया है, वो भी ठीक है। वेदर द नंबर ऑफ कोट ऑफ प्लास्टर फॉलोड हैज पर द स्पेसिफाइड थिकनेस, वहां पे दिया था कि अगर आपको इंटरनल प्लास्टरिंग करना है तो आपको 12 mm रखना है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग आपको क्या करना है, 18 mm का रखना है। थोड़े लोग एक्सटर्नल प्लास्टरिंग 20 mm भी करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देखो, हैज द जीआई वायर पुलिंग बीन कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्लास्टरिंग वर्क। इसका मतलब क्या है, जैसे यूजुअली क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखा है इन चीजों को, एक और बार समझा दूंगा। जब हमने इलेक्ट्रिकल का चेजिंग वर्क देखा था तो ये सारे आपके वायर्स है ना, इस वायर्स को आपको अंदर लगाना है। ये सब होने के बाद ही हम इसका प्लास्टरिंग करेंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इलेक्ट्रिकल चेजिंग वर्क लगा दिया, फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमें वायर्स लगाने, सारे इलेक्ट्रिकल के वायर्स को हम लगा देंगे। ये सारे होने के बाद हम इस तरह से प्लास्टरिंग करेंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि हैज द जीआई वायर पुलिंग बीन कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, आर ऑल इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस फिक्स्ड at required level, alignment and location in line with the bull mark, this is also done। is a plaster bull thickness sufficient to cover the expandable mesh and conduit। ये भी important चीज है, जो हमने हमने जो बुल मार्क लगाया है वो सही से लगाया नहीं लगाया वो भी देखना है आपको। चेक वेदर द सीलिंग प्लास्टर हैज बीन कंप्लीटेड प्रायर टू वॉल प्लास्टरिंग। देखो यहाँ आप यहाँ चेकलिस्ट में भी आप देख सकते हो, वही चीज लिखा है, that is check whether ceiling plaster has been completed, always remember this is very important। Okay, yeah, next is check whether door frame has been placed in position and threshold protected properly, has specified। तो डोर ऑलरेडी हमने फ्रेम को फिक्स कर दिया है। थ्रेशोल्ड मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे जो नीचे वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड, इसको भी हमने फिक्स किया है। ओके, वेदर ऑल द आरसीसी वर्क इज कंप्लीटेड एंड सरफेस इज हैक प्रॉपर्ली, हर एक को सही। और जब भी आप प्लास्टरिंग करोगे याद रखना आपको हैकिंग करना है, जैसे हमने ब्रिक वर्क पे किया था ना, इसी तरह से आपको पूरे सरफेस को ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका दीवार है तो इसके ऊपर आपको इस तरह से हैकिंग करना है, हथौड़े से आपको मारना है, यहाँ पे एक रफ सरफेस जैसे बनाना है। सो दिस इज कॉल्ड एज हैकिंग। स्पेशली यहाँ पे नहीं, जहाँ पे आपका इस तरह से जंक्शन होता है, जैसे ये मेरा कॉलम है तो कॉलम की इस तरफ हमें हैकिंग करना है, हैकिंग करके हमें इस तरह से यहाँ पे प्लास्टरिंग करना है, जैसे हमने ब्रिक वर्क में किया था। आई शो यू इन द ब्रिक वर्क, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इस तरह से हमें हैकिंग करना है। अगर हमें प्लास्टरिंग करना है तो वो इस तरह से कॉलम के आरसीसी के मेंबर के ऊपर अगर हमें प्लास्टरिंग करना है तो हमें इस तरह से हमें क्या करना है, हैकिंग करना है। तो चेकलिस्ट में वो भी चीज लिखा है, वेदर ऑल द आरसीसी वर कंप्लीटेड and surface hacked properly। Okay, whether the honeycombing and defects repaired has specified and fungus and dirt cleaned by wire and brush। check wall is fully drenched in advance at least 24 hours। जो भी वॉल होगा ना, हमें उसको 24 आवर्स से पहले उसको पानी मार के रखना है, क्योंकि फिर वही रीजन है, क्योंकि मोर्टार के अंदर पानी रहेगा। अगर वॉल
कि अगर वॉल में बहुत सूखापन है तो जैसे हम मोर्टार को लगा देंगे वॉल पे, वो पानी पूरा पी जाएगा मोर्टार का। इसलिए हमें 24 आवर्स पहले हमें क्या करना है, पूरे वॉल को पानी मार के रखना है। प्रोविजन टू कलेक्ट द फॉलन मोर्टार आर इन प्लेस, मतलब एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्लास्टरिंग करते हैं, आपने लोकल कंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा, जब हम देखो अब यहाँ पे पूरा मोर्टार गिरा है ना, अब ये मोर्टार वेस्ट हो जाएगा, समझे। तो इसलिए आपको नीचे क्या करना है, एक गन्नी बैग या इस तरह से कोई भी आपको प्लास्टिक का शीट आपको इस तरह से नीचे यहाँ पे लगाना है। और जब आप इसका वर्क करोगे ना, मैं आपको इसका दिखा रहा हूँ, जब हम प्लास्टरिंग करेंगे तब भी हमें क्या करना है, नीचे हमें कुछ लगा के रखना है, ताकि जो गिरा हुआ मोटर है उसको हम फिर से यूज करेंगे, ऐसा हमें वेस्ट सब नहीं करना है। ओके, सो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि आपने इस तरह से अरेंजमेंट किया है नहीं है, जैसे यहाँ पे जब हम इस तरह से प्लास्टरिंग करेंगे नीचे हमें कुछ लगा के रखना है इस तरह से नीचे। सो यहाँ पे वही चीज लिखा है, प्रोविजन टू कलेक्ट द फॉलन मोटर आर इन प्लेस और नॉट। ओके, नेक्स्ट इज, या नेक्स्ट इज द क्यूरिंग अरेंजमेंट इन प्लेस, क्यूरिंग है या नहीं वो भी हम हर एक बार, जैसे मैंने समझाया, हमें क्यूरिंग always we have to always do the curing. Yeah, so I hope you enjoyed the lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.